नमस्कार, मेरा नाम राजीव पांडे है और आज हम प्ली बार्गेनिंग के विषय में बात करेंगे। चैप्टर 21A में प्ली बार्गेनिंग दिया गया है और शुरुआत से बात करते हैं। तो 265A बेसिकली है क्या? 265A जो है ये स्टेज ऑफ प्ली बार्गेनिंग है कि किस स्टेज पे, स्टेज ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन है बेसिकली, कि किस स्टेज पे आप प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन, एक एक्यूज प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता है या उसका काउंसिल प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता है। इसके रिगार्डिंग है। दो क्लॉजेज़ दिए गए हैं और दोनों बहुत जनरल से क्लॉजेज़ हैं। पहला क्लॉज ये कहता है कि पुलिस रिपोर्ट जब फाइल होगी, यानी कि 173 में जो 173(2) में जो फाइनल रिपोर्ट फाइल करती है पुलिस, चार्जशीट जिसे कहते हैं, जब वो फाइल हो जाएगी तो उस टाइम पर आप प्ली बार्गेनिंग मूव कर सकते हैं। और जो सेकंड क्लॉज है वो ये कहता है कि प्राइवेट कंप्लेंट जब 200 में एडमिट होकर 204 में समनिंग हो जाएगी, उसके बाद आप प्ली बार्गेनिंग मूव कर सकते हैं। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बेसिकली एक जो है वो एक पहला क्लॉज है वो ये कह रहा है कि जी आप पुलिस रिपोर्ट में जब सेक्शन 190 में जैसे आप कॉग्निजेंस ले लेंगे उसके बाद आप फाइल करेंगे। और दूसरा जो क्लॉज है वो ये कह रहा है कि सेक्शन 200 मतलब बेसिकली जो कंप्लेंट फाइल करने के दो तरीके हैं, कोर्ट के, क्रिमिनल कोर्ट के संज्ञान लेने के जो दो तरीके हैं, उन दोनों तरीक़ों के बारे में बात की गई है क्लॉज 265A के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्लॉज 265A। इसी 265A क्लॉज में ये भी बताया गया है कि कब कब हम जो है प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं कर सकते। तो पहला जो है वो ये है कि सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो तब हम फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, अगेंस्ट चाइल्ड बिलो 12 ईयर्स हो तो हम फाइल नहीं कर सकते। अगेंस्ट वुमेन हो तो हम फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो 3 मेजर कंडीशंस हैं वो ये हैं कि लाइफ सेंटेंस ना हो, डेथ सेंटेंस ना हो और ऑफेंस बिलो 7 ईयर्स हो। ठीक है, तो ये तो दोनों क्लॉजेज में मेजर कंडीशंस हैं। इसके अलावा जो नीचे जो दिया गया है उसमें ये है कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसको इफेक्ट ना करता हो नेशन की, और अगेंस्ट चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स ना हो और अगेंस्ट जो है वुमेन ना हो। ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमिक जो ऑफेंसेस हैं वो ऑफेंसेस होते हैं जो कि राष्ट्र की हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं या जितने भी फूड एडल्ट्रेशन एक्ट हैं या जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के एक्ट्स हैं या फिर काउंटरफिट करेंसी के एक्ट्स, जितने भी सेक्शंस हैं आईपीसी के अंदर या फिर जो यूएपीए एक्ट के अंदर है सेक्शन 52 का जो प्रोविज़न है। उसके अलावा पॉक्सो एक्ट हो गया जो ये चाइल्ड के लिए है, डॉरी प्रोविजन एक्ट हो गया जो ये वुमेंस के लिए है, रेप के जितने भी सेक्शंस हैं और आउटरेजिंग मॉडेस्टी के 354 से लेकर के 354D तक जितने भी सेक्शंस हैं, अटेम्प्ट टू रेप भी है। इसके अलावा 14 ईयर्स के बिलो में जो भी चाइल्ड है उसके अगेंस्ट में कोई भी ऑफेंस होता है अंडर आईपीसी, अंडर द प्रोविजन ऑफ आईपीसी, तो वो भी प्ली बार्गेनिंग आप उसमें मूव नहीं कर सकते। ठीक है, और ये सारे आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे होंगे किन किन सेक्शंस में, मैं अलग से डिस्प्ले कर देता हूँ जिससे कि आपको आसानी रहे। ठीक है, 265B में क्या करेगा? 265B में बेसिकली जो है ना एप्लीकेशन, जब 265B क्लॉज 1 में हम एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं और 265B क्लॉज 1 में एप्लीकेशन फ़ाइल करने के बाद 265B क्लॉज 2 क्या कहता है? 265B क्लॉज 2 ये कहता है कि भाई आप जो एप्लीकेशन फ़ाइल करोगे उसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग है। ये कंटेंट्स बताता है 265B क्लॉज 2 कि उसमें एप्लीकेशन के अंदर सेंटेंस के बारे में लिखा होगा, एक ब्रीफ सिनॉप्सिस लिखा होगा कि भाई किस चीज़ के रिगार्डिंग आप एप्लीकेशन लगा रहे हो। ठीक है, साथ में ये भी होता है 265B क्लॉज 2 के अंदर कि आप एक एफिडेविट लगाओगे उसके साथ। उस एफिडेविट में आप ये बताओगे कि मुझे इस एप्लीकेशन के सारे कंसिक्वेंसेस पता हैं, मैं इस एप्लीकेशन को वॉलंटरी लगा रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ जो है, मैं इस एप्लीकेशन को वॉलंटरी लगा रहा हूँ। ये वॉलंटरी शब्द बहुत मायने रखता है इसके अंदर कि भाई मैं अपनी मर्ज़ी से लगा रहा हूँ। एक्यूज कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से लगा रहा हूँ इस एप्लीकेशन को। वॉलंटरीनेस जो है ना वो इस एप्लीकेशन के एफिडेविट का एक कंटेंट होना ज़रूरी है उसका। तो इसके अलावा ये भी होता है कि भाई मैं कंसिक्वेंसेस समझता हूँ कि
इस केस के क्या इस एप्लीकेशन को फाइल करने के क्या कंसिक्वेंसेज होंगे। एप्लीकेशन जो एक्यूज़ होता है वो एफिडेविट के अंदर ये बातें बताता है। उसके अलावा एक्यूज़ ये भी लिखता है कि इसी टाइप के सिमिलर ऑफेंस में मेरे को आज तक कभी कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है। यहाँ पे हंसी वाली बात ये है कि इसके अलावा और कोई डिफरेंट ऑफेंसेस में कन्विक्शन हो चल जाएगा, बट इस टाइप के ऑफेंसेस में कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है, ये एक्यूज़ कहता है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम 265B क्लॉज 3 के अंदर। 265B क्लॉज 3 जो है वो ये कहता है कि भाई कोर्ट जब इस एप्लीकेशन को रिसीव करती है तो वो जैसा कि केस होगा, मान लो पुलिस रिपोर्ट वाला केस होगा या फिर प्राइवेट कंप्लेंट वाला केस होगा, उसके हिसाब से वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, कंप्लेनेंट को और एक्यूज़ को कॉल करेगी। ठीक है, जैसा भी जिस भी टाइप का केस होगा, मान लो पुलिस रिपोर्ट वाला केस है तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी कॉल करेगी, वो कंप्लेनेंट को भी कॉल करेगी, वो एक्यूज़ को भी कॉल करेगी। ठीक है, और अगर मान लो प्राइवेट कंप्लेंट पे इंस्टीट्यूटेड केस होगा तो भी उस कंडीशन में भी जनरली पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तो कॉल करते ही करते हैं, इसलिए मे बी का वर्ड का यूज़ किया गया है। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है, जो प्रैक्टिकली कोर्ट में होता है, वो ये होता है कि कोर्ट इसी स्टेज पर उसकी प्रीवियस कन्विक्शन रिपोर्ट यानी कि उसकी स्टेटस रिपोर्ट कहते हैं, उसको कंसर्न पुलिस स्टेशन से मंगाती है, जिसमें कि उसकी प्रीवियस कन्विक्शन रिपोर्ट मंगाती है। अब यहाँ पे जानने वाली बात ये है, जो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है वो ये है कि मंगाना चाहिए कम से कम नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो से उसका प्रीवियस कन्विक्शन रिपोर्ट, लेकिन कई बार उसका स्टेट क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो से भी जो प्रीवियस कन्विक्शन रिपोर्ट है वो भी नहीं आता। सिंपल चौकी का एक रिपोर्ट आता है कि भाई इस चौकी के अंदर इसके खिलाफ प्रीवियस कोई केस नहीं है, तो कोर्ट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज कभी कभी छोड़ देती है। उसको अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कैसा होता है, इट ऑल्सो हैपन्स। अब 4th क्लॉज ये कहता है कि भाई कोर्ट जब ये सब कुछ मंगा लेगी तो उसके बाद कोर्ट दोबारा कॉल करती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और कंप्लेनेंट को और एक्यूज को। ठीक है, जो कंसर्न डेट फिक्स होती है उसके अंदर। उसके बाद वो सबसे पहले एक्यूज को एग्जामिन करती है कि जो एक्यूज ने क्लॉज 2 के अंदर एप्लीकेशन लगाई थी, मतलब क्लॉज 2 के अंदर जो कंटेंट जो थे उसके अंदर जो लिखे थे, जो दिए गए हैं, वो वॉलंटरली उसने लगाई है कि नहीं लगाई, उसको पता है कि कंसिक्वेंसेस क्या होंगे या नहीं होंगे, तो उसका इन कैमरा जो है वो ट्रायल होता है, मतलब उससे इन कैमरा पूछताछ होती है। इन कैमरा पूछताछ का मतलब जैसे आपने सुना होगा 327 CRPC कहती है, 327 CRPC कहती है कोर्ट टू बी ओपन, तो कोर्ट जनरली ओपन रहती है फॉर जनरल पब्लिक ऑल्सो और फॉर एडवोकेट्स एंड फॉर क्लाइंट्स ईच एंड एवरीबडी, जिससे कि कोर्ट की जो ट्रांसपेरेंसी है वो बरकरार रहे और लोगों का उसमें विश्वास बना रहे। लेकिन चूँकि एक एक्यूज़ की वॉलंटरीनेस को जानने के लिए ये ज़रूरी है कि उससे अकेले में पूछताछ की जाए भाई क्या है कैसे है। तो ऐसे में इन कैमरा का मतलब ये होता है कि एक्यूज़ को और उसके एडवोकेट को वहाँ पे रखा जाता है कोर्ट के अंदर, और एक्यूज़ के एडवोकेट के सामने उससे पूछा जाता है कि भाई हाँ आपने ये जो एप्लीकेशन फ़ाइल की है ये आपने अपनी मर्ज़ी से फ़ाइल की है ना, आपको इसके कंसिक्वेंसेस पता है ना। अब कभी कभी इसमें होता क्या है कि जजेस जो होते हैं वो एडवोकेट को भी कहते हैं बाहर जाओ, जबकि इसमें ऐसा कोई प्रोविज़न है नहीं। इसमें प्रोविज़न ये है कि भाई इन कैमरा का मतलब ये नहीं है कि आप एक्यूज़ के एडवोकेट को बाहर भेज देंगे, तो एडवोकेट्स ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज कोई बाहर चले जाते हैं, बट इन कैमरा प्रोसीडिंग का डजंट मीन कि आप एक्यूज़ के एडवोकेट को बाहर भेज देंगे। सो यू शुड ऑल्सो नो, अगर आप एक्यूज़ के एडवोकेट हैं तो यू शुड ऑब्जेक्ट कि सर इन कैमरा प्रोसीडिंग डजंट मीन कि आप मुझे बाहर भेजेंगे, मैं एक्यूज़ का एडवोकेट हूँ, मैं उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इसका मतलब तो ये हो गया कि रेप केसेस में अगर इन कैमरा प्रोसीडिंग है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब बाहर जाओ, डज दिस मीन, मतलब ये तो एब्सर्डिटी है। देयर आफ्टर उसके बाद जब ये सारा कुछ हो जाता है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ भाई वॉलंटरली फाइल की गई एप्लीकेशन, तो 265B के क्लॉज 4 का क्लॉज A कहता है कि आप वो म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन डिस्पोजिशन करवाएंगे तीनों पार्टीज़ के बीच में। किस किस के बीच में? अगर मान लीजिए प्राइवेट कंप्लेंट है तो जनरली ये सिर्फ कंप्लेनेंट और एक्यूज़ के बीच में होती है, लेकिन फिर भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर पार्टिसिपेट करता है क्योंकि जनरली ऑफेंसेस स्टेट के अगेंस्ट भी होते हैं, चाहे प्राइवेट कंप्लेंट के थ्रू इंस्टीट्यूट हुए हों, लेकिन ऑफेंसेस तो स्टेट वाले ही होते हैं ना, अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के थ्रू चल रहे हैं तो। और अगर पुलिस रिपोर्ट के थ्रू आया तो उसमें तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होना कंपलसरी है बिल्कुल, तो उसमें तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहता ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कंप्लेनेंट और एक्यूज़
ये 3 लोग रहते हैं वहाँ पे, और म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन डिस्पोजिशन इन तीनों के बीच में वार्तालाप होती है कि भाई हाँ कैसे इस केस को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कैसे एक्यूज़ कंपनसेट करेगा विक्टिम को, और ये सारी चीज़ें होती हैं। और कितनी सज़ा पे वो तैयार है, क्या है जो भी है, मतलब सज़ा तो खैर वो तो बाद में बात का पॉइंट है, लेकिन मेनली कंपनसेशन के रिगार्डिंग इस समय बात हो रही होती है। और अगर कंप्लेनेंट चाहे तो बिना कंपनसेशन लिए भी सिर्फ एक माफ़ी के तौर पे, अगर मतलब वो सिर्फ माफ़ करना चाहे तो माफ़ करके भी वो छोड़ सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो कंपनसेशन लेगा ही लेगा, कंपनसेशन वर्ड लिख दिया तो। कंपनसेशन इज़ मतलब नॉट अ मैंडेटरी क्राइटेरिया। ये बेसिकली ये है कि भाई हाँ जो भी हो रहा है वो सुलह से हो रहा है, सहमति से हो रहा है, कंप्लेनेंट की मर्ज़ी से हो रहा है, उसका दिल रख करके हो रहा है। तो म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन डिस्पोजिशन का मतलब यहाँ पे यही है। कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कि कंप्लेनेंट नहीं होता, जैसे कि टाउटिंग के केसेस होते हैं, या कई सारे ऐसे कि हाँ सिर्फ पुलिस ही कंप्लेनेंट होती है। तो ऐसे में पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो कंप्लेनेंट का रोल अदा करता है। ठीक है। अब 265B का क्लॉज 4 का क्लॉज B जो है वो ये कहता है कि अगर मान लो एग्जामिनेशन में जब इन कैमरा प्रोसीडिंग हो रही है एक्यूज़ की, जिसमें कि वो वॉलंटरीनेस के बारे में पता लगा रहा है, अगर वो नहीं हुआ तो क्या हुआ, इनवॉलंटरी एप्लीकेशन हुई तो क्या हुआ, बैक टू पेविलियन, जिस स्टेज से वो केस चला था उस स्टेज पे वापस पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब एक्यूज ने जिस भी स्टेज से प्ली बार्गेनिंग मूव की थी वापस वो उधर ही पहुंच जाएगा। और इसके अलावा ये भी है कि भाई अगर एमएसडी फेल हो जाती है तो तब भी वापस वहीं पहुंच जाएगा। तो बहुत सिंपल है, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर रखा है, अदरवाइज इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। आप देखते हैं 265C क्लॉज C क्या कहता है। 265 क्लॉज C बेसिकली 265B क्लॉज 4A क्लॉज 4 सब क्लॉज A के बारे में है कि भाई म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन डिस्पोजिशन का प्रोसीजर क्या रहेगा। ठीक है, म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन डिस्पोजिशन के प्रोसीजर के बारे में बात कर रहा है कि वो बेसिकली उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और कंप्लेनेंट और एक्यूज़ के बीच में जो बातें होंगी, एमएसडी होगी, वो कैसी होगी, किस तरीके से होगी, किस टाइप की होनी चाहिए। तो ये बेसिकली ये कहता है, इसमें 2 क्लॉजेज है। तो बेसिकली पहला जो है वो ये कहता है कि भाई अगर पुलिस रिपोर्ट होगी तो उसमें नोटिस, सबसे पहले शुरुआत में नोटिस जाएगा, वो जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, पुलिस ऑफिसर को और एक्यूज़ को और विक्टिम को। ठीक है, और अगर प्राइवेट कंप्लेंट होगी तो नोटिस जाएगा एक्यूज़ को और विक्टिम को। ठीक है, यानी पुलिस रिपोर्ट 173(8) वाली और 173(2) वाली, और अगर पुलिस प्राइवेट 204 वाली। ठीक है, 204 में अगर समथिंग हो जाए 200 प्राइवेट कंप्लेंट। और इसका प्रोविजो ये कहता है कि भाई दोनों ए और बी का दोनों का प्रोविजो यही कहता है। 265C का जो दोनों का प्रोविजो ये कहता है कि भाई प्रोसेस वॉलंटरली होना चाहिए, मतलब प्रोसेस सबका जो भी कंप्लेनेंट पार्टिसिपेट करे उसका वॉलंटरी होना चाहिए, एक्यूज़ का वॉलंटरी होना चाहिए। ठीक है, तो वॉलंटरी प्रोसेस पे ये जोर देता है। उसके बाद एक्यूज़ अगर पुलिस रिपोर्ट में चाहे तो एक्यूज़ चाहे तो वो प्लीडर के साथ आ सकता है। ठीक है, मतलब कि एक्यूज़ काउंसिल के साथ आ सकता है, जो कि वो आएगा ही आएगा। और अगर प्राइवेट कंप्लेंट के थ्रू इंस्टीट्यूट हुई है कंप्लेंट तो क्लॉज B के अंदर, तो जो विक्टिम है वो भी प्लीडर के साथ आ सकता है और जो एक्यूज़ है वो भी प्लीडर के साथ आ सकता है। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट केसेस में क्या रहता है कि भाई विक्टिम चाहता है कि मेरे साथ मेरा प्लीडर रहे बजाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर के। तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो ये भी इस बात का भी ख्याल रखा गया प्ली बार्गेनिंग के अंदर कि विक्टिम का जो प्रोसिक्यूटर है वो रहे वहाँ पर। ठीक है, विक्टिम साइड से प्राइवेट जो एडवोकेट है वो भी रहे वहाँ पर, प्लीडर जो है वो भी रहे वहाँ पर। आगे चलते हैं 265D पे। वो क्या कहता है, 265 क्लॉज D कहता है कि अगर म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन डिस्पोजिशन अगर हो गया, ठीक है, तो हो गया तो उस कंडीशन में भाई प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, कंप्लेनेंट, एक्यूज्ड, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सब एमएसडी पे साइन करेंगे। ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो 265B क्लॉज 1 की जो जिस स्टेज पे 265B क्लॉज 1 के अंदर वो एप्लीकेशन फ़ाइल की गई थी वो वापस उधर पहुंच जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हंसाने वाली बात जो है वो ये है कि 265 क्लॉज C के रिगार्डिंग एमएसडी बताया जा रहा है, जबकि इन रियलिटी 265 क्लॉज B क्लॉज 4A के अंदर एमएसडी हुई थी आपकी। 265C तो गाइडलाइंस है, तो 265C के हिसाब से कैसे एमएसडी हो जाएगी। 265B क्लॉज 1 के रिगार्डिंग म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन डिस्पोजिशन होगा ना, लेकिन ये बुक तो कुछ और ही बता रही है, अब क्या करोगे। 265E डिस्पोजल ऑफ द केस,
डिस्पोजल ऑफ द केस में मजिस्ट्रेट साहब सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 265D के अंदर जो कंपनसेशन की बात हुई है म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन डिस्पोजिशन में, वो दिलवाया जाए कंपनसेशन विक्टिम को। ठीक है, जब वो कंपनसेशन विक्टिम को दिलवा दिया जाएगा उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब देखेंगे कि भाई इसे गुड कंडक्ट के बॉन्ड पे छोड़ना है आर्गूमेंट सुनने के बाद, या फिर इसे एडमोनिशन पे छोड़ना है, या इसे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर छोड़ना है, या टाइमिंग के लिए कोई और लॉ जो इन्फोर्स में है, कोई लोकल लॉ इन्फोर्स में है, उसके हिसाब से इसको छोड़ना है। ठीक है, तो 3-4 प्रोविज़न है वो 265E क्लॉज ए के अंदर वो सारी चीज़ें देखेंगे। जब ये सब कुछ देख लेंगे उसके बाद 265E के क्लॉज बी की तरफ आते हैं। ठीक है, 265E का क्लॉज बी का कहता है, 265E में जो क्लॉज बी है उसमें जब ए के अंदर सुन के जब मजिस्ट्रेट साहब सेटिस्फाई हो जाएंगे कि भाई हाँ इसको प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट या फिर इसको 117 CRPC के गुड कंडक्ट के फॉर्म पे छोड़ना है, या प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर छोड़ना है, या फिर इसको जो है एडमोनिशन के लिए एडमोनिश करना है इसके ऑफेंस को, इसको एडमोनिश करना है एक्यूज़ को, तो या फिर उसके अलावा कोई और लॉ हो जिसकी वजह से जिसको यूज़ करके एक्यूज़ को छोड़ा जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें 265E क्लॉज बी के अंदर मजिस्ट्रेट साहब एक्सरसाइज करेंगे। अब उसके बाद आते हैं 265E के क्लॉज सी पर कि भाई अगर मान लो एडमोनिशन पे नहीं छोड़ा, गुड कंडक्ट पे नहीं छोड़ा, या किसी और जगह पे नहीं छोड़ा, तो फिर मिनिमम सेंटेंस देखेंगे कि मिनिमम सेंटेंस क्या है। अगर मिनिमम सेंटेंस दिया हुआ है तो उसके हाफ ऑफ मिनिमम सेंटेंस पे छोड़ देंगे। ठीक है, अब 265E के क्लॉज डी पे आते हैं। 265E का क्लॉज डी जो है वो ये कहता है कि अगर 265 क्लॉज सी में मिनिमम सेंटेंस नहीं दिया हुआ तो जो मैक्सिमम सेंटेंस है उसका 1/4 सेंटेंस पे मजिस्ट्रेट साहब चाहे तो छोड़ सकते हैं। अब यहाँ प्रैक्टिकल बात जानने वाली ये है कि इन सी और डी क्लॉज के अंदर 1/4 और जो ये हाफ की बात की गई है, हाफ और 1/4 की बात की गई है, जज साहब चाहें तो बिल्कुल 1/10 हिस्से में छोड़ सकते हैं, चाहें तो मतलब TRC करके छोड़ सकते हैं। यह जज साहब की मर्ज़ी है, टोटली डिस्क्रिशन है जज साहब की। ठीक है, और यहाँ इसलिए मे वर्ड यूज़ किया गया है। ये समझने वाली चीज़ है, 265E में एक तरीके से डिस्क्रिशनरी पावर होती है कोर्ट के पास। ठीक है, अगर कोर्ट एडमोनिश नहीं कर रही तो ज़रूरी नहीं है कोर्ट उसको मिनिमम सेंटेंस ही देगी, कोर्ट उसे चाहे तो TRC करके छोड़ सकती है, टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट करके छोड़ सकती है। 265F जो है बेसिकली ये कहता है कि भाई जो जजमेंट प्ली बार्गेनिंग में दी जाएगी वो ओपन कोर्ट में दी जाएगी, यानी कि सेक्शन 327 CRPC का पालन करते हुए दी जाएगी, कोर्ट टू बी ओपन, और वो फाइनल होगी। ठीक है, उसके बाद 265G कहता है कि जो जजमेंट दी जाएगी 265 क्लॉज F के अंदर मजिस्ट्रेट के द्वारा वो बिल्कुल फाइनल होगी, और उसके अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी है ना तो आप सेशन कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते, या ना आप उस मजिस्ट्रेट के आगे कुछ कह सकते हैं। 265 क्लॉज G ये कहता है कि 265 क्लॉज F के अंदर जो जजमेंट मजिस्ट्रेट साहब ने दे दी वो जजमेंट आप जा कर के रिट पिटीशन में अंडर आर्टिकल 226 या 227 चैलेंज कर सकते हैं बिफोर हाई कोर्ट, बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट, या फिर आप स्पेशल लीव पिटीशन अंडर आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट के आगे चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्ली बार्गेनिंग करने से पहले आप देख लें क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, 265H जो है वो बेसिकली ये कहता है कि पावर ऑफ प्ली बार्गेनिंग कोर्ट क्या क्या होगी। तो वो ये कहता है कि भाई जितनी भी पावर्स दी गई है ना CRPC के अंदर जो एक नॉर्मल कोर्ट के पास होती हैं वो सारी पावर्स जज साहब के पास होंगी, यानी कि वो बेल एप्लीकेशन पे हियरिंग कर सकते हैं, वो कंपाउंडिंग करवा सकते हैं, वो एक्यूज़ को जिन सेक्शंस में चार्ज नहीं बनता उसमें डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बिफोर प्ली बार्गेनिंग जो भी उसकी सेंटेंस कम करने के लिए जितने भी फोर्स किए जा सकते हैं वो सारे फोर्स कर सकते हैं, जिससे कि वो प्ली बार्गेनिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। 265I बेसिकली सेट ऑफ की बात करता है। 428 CRPC में जो सेंटेंस वो ऑलरेडी GC के जुडिशल कस्टडी के अंदर या पुलिस कस्टडी के अंदर काट चुका है ना, वो सेंटेंस को कम कर दिया जाएगा, जो उसे पूरा फाइनल सेंटेंस दिया जाएगा उस सेंटेंस में उस सेंटेंस को रिड्यूस कर दिया जाएगा। ये कहता है 265 का क्लॉज I। ठीक है, 428 CRPC की एक्सरसाइज सेट ऑफ के रिगार्डिंग जुडिशरी में भी क्वेश्चंस आते हैं जुडिशल एग्ज़ाम्स के अंदर। 265J का
जो है वो बेसिकली ये है कि क्लॉज 2 का जो क्लॉज यू है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रिगार्डिंग जो है सेक्शन 25 में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी आपकी प्ली बार्गेनिंग करवा सकता है। मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एज़ पर सेक्शन 25 समझा जाएगा कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, उसे भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर का दर्जा दिया गया है प्ली बार्गेनिंग के अंदर। है कि स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज नॉट टू बी यूज्ड, यानी कि जो भी स्टेटमेंट जो इसमें देगा एक्यूज प्ली बार्गेनिंग के अंदर, उसे कहीं और यूज़ नहीं किया जाएगा। प्रोसिक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई और पेंडिंग केस है उसके अंदर इस स्टेटमेंट को यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ प्ली बार्गेनिंग के पर्पज़ से होगी और प्ली बार्गेनिंग तक ही कन्फाइन रहेगी, उसके आगे कहीं भी यूज़ नहीं की जाएगी। 265 क्लॉज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पे। टू 265 क्लॉज ए में ही क्लियर कर दी गई थी, लेकिन इसे 265 के में फिर से दोहराया गया है, तो जुडिशरी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मेरे को आपका इंतज़ार रहेगा।